हेलमेट 1945 में जब सिविल वॉर ख़त्म हुई, मतलब जब ये वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो वो हेलमेट जो था उस अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना कि उसके फादर कहते मैं अकेले मर जाऊँ कि सबके साथ मर जाऊँ। अगले दिन वो लोग वुड्स पे गए। फिर उसके अगले दिन उसके फादर ने अपने आप को शॉर्ट डेड कर लिया और उसकी ब्लडी यूनिफॉर्म क्या की गई, जला दी गई घर पे। फिर हेलमेट ने अगले 9 साल तक घर पे खाना नहीं खाया। और उसके फादर ने खुद को क्यों मारा था, क्योंकि वो एक वो थे, नाजी थे। और ये देखो नाजी, उसके गॉयबल्स, उसके ये प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आप यूथनेसिया और किलिंग जैसे वर्ड्स ना यूज़ कीजिए आप लोग। तो हिटलर ने मतलब वो था ना जिसने बोला था कि आप किलिंग जैसे वर्ड्स ना यूज़ कीजिए यूथनेसिया या फिर यूज़ कीजिए आप फाइनल सॉल्यूशन, स्पेशल ट्रीटमेंट। और जो वो थे तुम्हारे कंसंट्रेशन कैंप्स, उनको बाथरूम्स की तरह दिखाया गया था। एक बहुत इनफेमस बुक है इटर्नल ज्यू, उसमें ज्यूज़ को पेस्ट कहा गया है, उनको कफ्तान पहने हुए दिखाया गया, बल्कि असली में ज्यूज़ और आर्यंस को कोई डिफरेंस नहीं था। तो खैर उन्होंने सुसाइड कर लिया था, हिटलर और बाकी सब ने। उसके फादर ने भी, हेलमेट के फादर ने भी खुद को मार डाला था। उसके बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनी, उसने केवल 11 नाजीज़ को मारा था। क्यों उसने केवल 11 नाजीज़ को मारा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने इसलिए 11 नाजीज़ को मारा था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये बहुत हार्श थे, इसीलिए शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उनको इस बात का एहसास था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो बनी नाजीज़ को पकड़ने के लिए, ठीक है, न्यूरमबर्ग में बनी, उन्होंने केवल 11 नाजीज़ को प्रोसिक्यूट किया फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बल्कि नाजीज़ ने तो कितने 2 लाख जिप्सीज़ को मारा, 6 मिलियन जूस को मारा, 1 मिलियन पॉलिश को मारा, ऑस्टविच उनका किलिंग सेंटर था, इतने लोगों को मारा, पर उन्होंने केवल 11 नाजीज़ को ही मारा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने पढ़ा था, एक तरफ टैग था टर्की ऑस्ट्रिया जर्मनी, दूसरी तरफ ब्रिटेन फ्रांस रशिया था। पहले जर्मनी जीत रहा था, फिर इस तरफ फ्रांस वाली तरफ आ गई यूएसए और जर्मनी हार गया। तो जर्मनी हार गया तो उनका जो किंग था उसने अपनी पावर गिव अप कर दी, किंग एब्डिकेट हो गया। क्या हो गया? एब्डिकेट हो गया। फिर एक न्यू असेंबली बनी, वीमार में नेशनल असेंबली मिली, तो उसका नाम पड़ गया वीमार रिपब्लिक, क्योंकि वो वीमार में मिली थी। और उन्होंने डिसाइड किया कि नया पार्लियामेंट बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे रीचस्टैग। और पार्लियामेंट के जो डेप्यूटीज़ होंगे, लोग होंगे, दे वुड बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। खैर बन तो गया पार्लियामेंट, बट अब वॉर जैसी ख़त्म हुई तो वॉर ट्रीटी साइन करना था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं। अब वॉर ट्रीटी साइन करना था जर्मनी को। उन्होंने बोला था ब्रिटेन फ्रांस रशिया तुम लोगों ने गलत किया, तुम एक वॉर ट्रीटी साइन करो। अब जो पार में होगा उससे साइन कराएंगे। पार में था वीमार रिपब्लिक, उससे साइन करवाया गया कि तुम्हारा 13% तुम्हारी टेरिटरीज ले ली जाएंगी, 75% आयरन, 26% कोल तुम्हारा, और इसके अलावा तुम्हें पाउंड 6 बिलियन देना पड़ेगा। तो उसने साइन कर दिया वीमार रिपब्लिक ने। तो सबने बोला कि वीमार रिपब्लिक वीक है। तो डेमोक्रेट्स, कंजर्वेटिव्स और सोशलिस्ट जो समझा रहे थे कि नहीं वो वीक नहीं है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स जो समझा रहे थे कि वो वीक नहीं है, जो वीमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स, उनको कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स। ठीक है। अब वीमार रिपब्लिक बेचारी क्या कर रही थी? इट वॉज कैरिंग द बर्डन एंड गिल्ट, है ना, ऑफ द ओल्ड एम्पायर। वो उसका बेचारा सब कुछ बेयर कर रही थी। सब लोग कहने लगे कि इसने क्यों साइन किया, वो क्या है, बहुत वीक है वीमार रिपब्लिक। पॉलिटिशियंस ने बोला मैन को अग्रेसिव होना चाहिए, और ऑनर की बात है हमारे, मतलब कि जो देश का नेशनल ऑनर ने पब्लिक स्फीयर ले लिया। अब सब लोग सबसे ज़्यादा इज्जत करने लगे सोल्जर्स की। उन्होंने बोला सोल्जर्स सबसे ऊपर है। दे केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन। मीडिया बताने लगे कि सबसे अच्छे सोल्जर्स है क्योंकि वो एनिमी शेलिंग बेयर करते हैं, पॉइजनस गैसेस, और चूहों के साथ रहते हैं, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। ठीक है। तो अब उनको डेमोक्रेसी समझ ही नहीं आई, उन लोगों को लगा डिक्टेटरशिप वगैरह ही ठीक होती है, मिलिट्री पावर ही ठीक होती है। वीमार रिपब्लिक का जब बर्थ हुआ उसी टाइम पे
वीमा रिपब्लिक का जब बर्थ हुआ उसी टाइम पे एक और पार्टी का बर्थ हुआ, उसका नाम था स्पार्टकस लीग। क्या नाम था उसका? जब वीमा रिपब्लिक का बर्थ हुआ उसी टाइम स्पार्टकस लीग का बर्थ हुआ। स्पार्टकस लीग जो थी वो बॉल्शेविक पैटर्न ऑफ रशिया पे आधारित थी, मतलब वो कहती थी रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। स्पार्टकस लीग ये कहती थी, दरवाज़ा बंद करके आइए। स्पार्टकस लीग जो थी वो बॉल्शेविक पैटर्न ऑफ रशिया पे आधारित थी। क्या वीमा रिपब्लिक ने स्पार्टकस लीग को वो कर दिया, फ्री कॉप्स की मदद से स्पार्टकस लीग को क्या कर दिया, क्रश कर दिया। क्या कर दिया? स्पार्टकस लीग को क्रश कर दिया। वीमा रिपब्लिक ने फ्री कॉप्स की मदद से स्पार्टकस लीग को क्रश कर दिया। फिर स्पार्टकस लीग ने एक और पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी और वीमा रिपब्लिक आपस में लड़ते रहे, उसका फ़ायदा हिटलर ने उठा लिया। फिर इसके बाद वीमा रिपब्लिक को कॉन्स्टेंटली बोला जा रहा था कि तुम पैसे दो, और अपने देश के लोग कहते हैं कि तुम बहुत फट्टू हो, ये हो वो हो, तो उसने गुस्से में उनको मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे। तो उनका एक एरिया रूर भी कैप्चर कर लिया। तो उन्होंने गुस्से में ज़्यादा मनी छाप दी उन्होंने, कि पैसों की दिक्कत है ना, पैसा छाप कर दे देते हैं। अब जब ज़्यादा पैसा छाप दिया तो क्या हो गया, उनके देश में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। एक ब्रेड खरीदने के लिए भी बैग भर भर के लोग पैसा लेकर जाते थे। तो ऐसे में उनकी करेंसी क्रैश हो गई। तो फिर अमेरिका ने, ऐसे जिम्बाब्वे की भी रिसेंटली करेंसी क्रैश हुई थी कुछ साल पहले, तो फिर अमेरिका ने वहाँ पे डेज प्लान इंट्रोड्यूस किया। डेज प्लान के हिसाब से अब उनकी खुद की करेंसी हट गई और अब यूएसए की करेंसी यूज़ करने लगे। यूएसए ने उनको लोन्स भी दिए, पर उससे यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स हो गया। अब जब यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स हो गया तो लोगों ने एक ही दिन में शेयर मार्केट से पैसा निकाल लिया। जब शेयर मार्केट ही कोलैप्स हो गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, वहाँ पे फैक्ट्रीज बंद होने लगी, फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा बैडली हिट हुए और लोग प्लकार्ड लगा के घूमते थे, विलिंग टू डू वर्क। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, लोगों को लगने लगा कि प्रोलेटराइजेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि लोगों को लगा कि हम धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं, लोगों की सेविंग्स कम होती गई। क्या वीमा रिपब्लिक में भी कुछ डिफेक्ट्स थे, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं थी। ये डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था कि आर्टिकल 48 में था कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट, अपने अंडर की कैबिनेट को हटा सकता है। 20 कैबिनेट आई थी 239 डेज़ के अंदर, और प्रेसिडेंट के पास इसमें पावर बहुत ज़्यादा थी। तो प्रेसिडेंट जो मन आए करता था। इस वजह से भी वीमा रिपब्लिक सक्सेसफुल नहीं हुई और हिटलर पावरफुल बन गया। फिर मैंने आपको बताया था कि हिटलर ने क्या क्या किया था, कि उसने वो द इटर्नल ज्यू बुक लिखी थी, मतलब फिल्म बनाई थी, और वो किलिंग नहीं यूज़ करते थे, वर्ड यूज़ करते थे स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, यूथेनेसिया वगैरह वगैरह। फिर इसके आगे ये लिखा हुआ है कि इतनी नफ़रत भर दी इन्होंने नाजीज़ ने कि कुछ जो थे आर्यंस वो ज्यूस के घरों पे क्रॉस लगाने लगे, मार्क्स लगाने लगे वो। ठीक है, और पैसन निमोलर कहती है कि लोग जो थे, कुछ लोगों को पता था कि गलत हो रहा है, तब भी वो क्या थे, बिल्कुल चुप थे। लोगों को दिख रहा था गलत हो रहा है, पैसन निमोलर। और चार्लेट बिराड ने अपनी बुक में लिखा है थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स में कि बेचारे ज्यू, उसको सच में लगने लगा था कि उनकी नोज वो है हुक्ड है, उनके ब्लैक हेयर है, वो सुंदर नहीं दिखते हैं। ठीक है, वो उनको अपने ऊपर डाउट होने लगा था। खैर बाद में डिसाइड हुआ कि ये होलोकॉस्ट का क्या किया जाए, जहाँ पे लोग मारते थे लोगों को। कुछ लोगों ने कहा इसको बंद कर दो, पर वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया गया ताकि पूरी दुनिया याद रखे कि ऐसा हुआ था। वहीं पर वो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक भी पड़ी हुई है, और दोबारा ऐसा कभी ना हो। ठीक है, कुछ लोगों को लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। महात्मा गांधी के लेटर्स हैं टू एडोल्फ हिटलर।